इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आज उनसे कहूँगा कि हमारे यहाँ जो टीडी की वजह से नुकसान हुआ है, इसके लिए आप आदेश जारी कराओ। अपने डिप्टी कमिश्नर को कहो कि स्पेशल गिरदावरी हो इसकी, और स्पेशल गिरदावरी हो करके जितना लोगों का नुकसान है उस नुकसान के मुताबिक उसको मुआवजे के रूप में पैसा दो, ताकि किसान अगली फसल के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कुछ गांव में ये भी हुआ है, जैसे खेड़ी गांव है, माधोसिंगण गांव है, जो अधिकारी पहुंच गए लेकिन उनके पास कीटनाशक नहीं था। किसानों का कहना है कि 90% जो टिड्डियाँ हैं वो मारी जा सकती थी, लेकिन कीटनाशक की वजह से खेतों में नुकसान होता रहा और अधिकारी देखते रहे। आप ये देखो, अधिकारी ये कहते हैं कि ये तो मरेगी ड्रोन से स्प्रे करने से, तो फिर इससे बड़ा भद्दा मजाक और किसान के साथ क्या हो सकता है। कीटनाशक की बात करते हो, पिछले दिनों जो कीटनाशक से छिड़काव कराया गया हरियाणा में, वो जो दवाई खरीदी थी, परचेज करी, उसमें 2 डिपार्टमेंट थे, एक एग्रीकल्चर था, एक और डिपार्टमेंट था। और वो जो दवा छिड़की थी, उस दवा से एक भी टिड्डी नहीं मरी। वो तो ये हो गए थे कि हमने इस पर दवा छिड़क दी, ये सारी मर जाएंगी। अगले दिन उनमें से 90% टिड्डियाँ सुबह फिर फ्लाई कर दी थी। अगर यहाँ भी कोई दवाई ले आते इस तरह की, तो टिड्डियाँ थोड़ी मरनी थी, तो मजाक हो जाना था। इसलिए दवाई नहीं लेकर गए। एक्सपायर की नहीं, दवाई है ही नहीं। पानी की दवाई की जगह पानी खरीद के ले आकर और उसका छिड़काव किया। जिन अधिकारियों ने खरीद करी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। दूसरे जो हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, शामिल नहीं है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई में लगे। अध्यादेश लेके आ रही है सरकार किसानों को लेकर के, एक ही सबके नीचे फसल बेच पाएंगे। इससे एक नया जो अध्यादेश किसान के लिए सरकार लेकर के आई है, वो किसान का डेथ वारंट है। उनमें सबसे बड़ी जो बात है कि अब कोई किसान आगे नई अपनी फसल बोएगा तो उसको किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा ये अध्यादेश में नहीं बताया। एग्रीमेंट कंपनी बना के लेकर के आए। सरकार कोई अध्यादेश लाने से पहले उनसे पूछे कि एग्रीमेंट क्या होगा, और वो ये किसान के साथ बैठ कर के तय करेगी कंपनी कि हम तेरी फसल किस भाव से खरीदें। अगर उसमें ये लिखे सरकार कि एमएसपी से कम रेट पे आप उस किसान की फसल नहीं खरीद सकते, फिर भी अध्यादेश किसान के लिए ठीक हो सकता है। उसमें ये भी नहीं लिखा कि क्या एमएसपी के रेट से किसान की फसल उससे ज़्यादा खरीदी जाएगी। तो किसान को मारने के लिए इन्होंने ये 3 अध्यादेश जो लागू किए, इसमें सबसे बड़ी किसान के सामने दिक्कत जो है वो इस बात को लेकर के आनी है कि किसान किसी कोर्ट में जा कर के ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ये एग्रीमेंट है कंपनी का और कंपनी मेरी फसल नहीं खरीदी। कोर्ट पे भी उसका अधिकार ख़त्म कर दिया। उसमें सिर्फ आप एसडीएम के आगे जा कर के खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं, और 30 दिन में एसडीएम फैसला करेगा। एसडीएम अगर फैसला उसके अगेंस्ट करे तो डीसी के पास जा सकते हैं। डीसी भी 30 दिन में फैसला करेगा। तो डीसी और एसडीएम तो सरकारी अधिकारी हैं, वो कोई कोर्ट नहीं है। वो तो फैसला 100% सरकार जिन कंपनियों को यहाँ ले आकर के खड़ा करेगी, उन कंपनियों के फेवर में उनसे फैसला करवाएगी, और उससे किसान का और ज़्यादा नुकसान होगा। किसान आने वाले समय में सबसे बड़ी दिक्कत जो उसके सामने आएगी, एग्रीमेंट कर लेंगे, रेट हो सकता है ज़्यादा तय कर लें, लेकिन अंडर साइज़ के नाम के ऊपर उस किसान की फसल को खरीदेंगे नहीं, उसको मजबूर करेंगे कि भी तेरा साइज़ इसका पूरा नहीं बना फसल, इसलिए हम तेरे को इस भाव से पैसे नहीं दे सकते। फिर उन्हीं के दलाल आएंगे उनके पास, तो वो आके कहेंगे कि हम तेरी फसल को 500-700 रुपये सस्ते में बिकवा सकते हैं, अगर तू हमें देगा तो हम इस फसल को लेकर के बेच देंगे। किसान के सामने कोई चारा बचेगा नहीं। किसान अब जो है, किसान रहने की वजह लेबर हो जाएगा। हमें लेबर की तरह इस्तेमाल करेंगी कंपनियां कल को, हम उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे। ये जो अध्यादेश है सरकार को वापस लेना चाहिए, और वापस अगर ना ले इसको
तो इसमें जो कमियां हैं वो एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं, जो खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत करें, उनसे उसमें सुझाव मांगें और सुझाव मांग करके खास करके जो एमएलए एमपी जो है, जितने भी खेती से जुड़े हुए लोग, उनसे भी इस बात के सुझाव मांगे कि आप हमें सुझाव दो कि कैसे किसान को खेती की फसल का अच्छा दाम मिल सके, किसान को लूटा ना जा सके, इसके लिए आप अपने सुझाव दें। तो भी मैं मान सकता हूँ कि कुछ ना कुछ उससे लाभ हो सकता। लेकिन ये जो अध्यादेश है, ये तो टोटल डेथ वारंट है। जैसे किसी को फांसी देनी है, उसके डेथ वारंट पे सिग्नेचर होते हैं एक मजिस्ट्रेट, यहाँ सरकार साइन कर रही है कि हम किसान को फांसी तोड़ने जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा सत्र में ये लोग किन किन बातों में मुख्य मुद्दा बनाएंगे? जब से प्रदेश में सरकार बनी है, 9 महीने हुए हैं इसको, 9 महीने में 9 बड़े घोटाले किए, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं। एक लेटर भी मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को लिखा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों के बीच में खुल करके इस सरकार की इस 9 महीने की लूट का जिक्र करेंगे, एक एक आदमी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बड़ौदा के उपचुनाव में सरकार अपनी जमानत नहीं बचा पाई। आप में से 1-2 साथी होके आए हैं, आपने आपस में चर्चा भी करी होगी, पूछा भी होगा कि क्या रहेगा। मुझे लगता नहीं कि कहीं लोगों ने ये कहा खुल करके कि हम सरकार के साथ। ये तो डरा रहे हैं सरकार वाले, तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार 4.5 साल रहेगी, आपके एक इस विधानसभा सीट से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम मेजोरिटी में हैं, आप सरकार के साथ शामिल होना चाहते हो तो वोट दे दो। मतलब वोट भी जो है प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं, गुंडागर्दी से मांगा जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी इसी तरह सरकार ने एक बार घर घर में मंत्री और एमएलए बिठा दिए थे, लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया था, सरपंचों को, औरों को डराया जाता था तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ है कल को और कोई कार्रवाई करें। लेकिन लोगों ने उसका बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया, सरकार धराशायी हुई। यही हाल बड़ौदा के लोग करेंगे, सरकार को चित करेंगे, सरकार की जमानत जब्त कराएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बड़ौदा चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रदेश अध्यक्ष का कोई मायना नहीं रखता इनके का। जिसने नंगे बदन कपड़े फाड़ करके भी ये कहा था कि मैं किसान की फसल के दाम दुगने कराऊंगा, जो रोज़ चिल्लाता था, खड़ा होकर के कहता था कि प्रधानमंत्री ने वायदा किया। जो आदमी नंगन होकर इस तरह का प्रदर्शन करके झूठ बोल सकता है, ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं भाजपा की अंतर्कलह थी, तो इस जैसे व्यक्ति को बनाया गया। अभी इनेलो में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है अभी, और आपके कुछ पुराने साथी भी बीजेपी छोड़कर वापस आना शुरू कर दिया है, इसको लेकर लौट पाएगा? आप थोड़ा सा समय और इंतजार करो, बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे आने दो। जो लोग कहते रहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो खत्म हो गई, वो हाशिए पे आ जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो उसका ग्राफ जो है पहले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट रहेगा बड़ौदा चुनाव? तो फीसदी टर्निंग पॉइंट तो है, जब से बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है उसी दिन से ही टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था। लेकिन इस उपचुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा।